ईश्वर के जो अवतार हैं आदरणीय प्रधानमंत्री शपथ ही लेंगे नीतीश जी। जो जनता के मन में यह बात है कि हम शासन प्रशासन से खुश नहीं हैं और उनके जो मुद्दे हैं वो गायब हो गए। भारत में सबसे वर्स्ट हेल्थ सिस्टम अगर कहीं पे है तो बिहार का है। कन्हैया कुमार इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, मखाना जो बनाने वाले किसान हैं उनसे पूछिए कि आपका जो सुपर फूड अमेरिका पहुंच गया है, जिसके बारे में जो है मोदी जी आकर के PR स्टंट करके गए थे, उनका मखाना कितने में बिक रहा है। जहाँ पे नदी है वहाँ पे पुल नहीं है, और जहाँ पे पुल बना है वो या तो टूट जाता है या चोरी हो जाता है। मूड हमको पता है कि लोग सरकार बदलना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस समय एक ऐसी शख्सियत है जिनको आप कह सकते हैं कि वो युवाओं में पावर हाउस के नाम से उनको देखा जाता है। उनको लोग पसंद करें या नापसंद करें, इग्नोर नहीं कर सकते। और बात सिर्फ भाषणबाजी की नहीं है, मुद्दों को गहराई से उठाकर अपने वैचारिक अधिष्ठान को दूसरे के दिमाग में भरने का हुनर तो उनको आता है, और विरोधियों को उसी तरीके से उनको जवाब देना भी आता है। और खासतौर से जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि एक समय वो कांग्रेस का चेहरा होंगे, लेकिन कांग्रेस ने भले ही कोई चेहरा न पेश किया हो, लेकिन वो इस समय विपक्ष में सबसे मुखर युवाओं की आवाजों में से एक गिने जाते हैं। तो आप जानते हैं कन्हैया कुमार, बहुत ज्यादा मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। तो कन्हैया जी, बहुत बहुत स्वागत, आपने समय दिया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पटने में, हाँ, और नहीं, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो कन्हैया जी, पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है, क्योंकि लगातार आप परिश्रम कर रहे हैं, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम अपेक्षित नहीं नजर आते हैं। और बल्कि कई बार ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस का जो मोमेंटम बना था, ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से, ये राहुल गांधी की यात्रा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप आए और जिस तरीके से चीजें चल रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं चुनाव आते आते थोड़ा सा मध्यम पड़ता दिखाई पड़ता है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? इस एक बात में ना कई सारे सवाल हैं। हम्म, एक तो ऊँट नहीं होता है बिहार में। बिहार में शादी ब्याह में ऊँट लाए जाते हैं, तो किसी भी करवट बैठे क्या लेना देना है। हम्म, बिहार की जनता का जो मूड है ऊँट के मुकाबले वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मूड ये है कि आप बिहार के समाज के किसी भी हिस्से और वर्ग के व्यक्ति से यदि बात करें हम्म, और उनसे एक ही सवाल पूछें कि मौजूदा जो शासन व्यवस्था है उससे आप खुश हैं, तो लोग नकारात्मक उत्तर देंगे, बोलेंगे नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इतनी स्पष्ट मत होने के बावजूद सरकार क्यों नहीं बदलती है, ये निराशा, असंतोष और ये गुस्सा परिवर्तन में क्यों परिणत नहीं होता है, सकारात्मक परिणाम क्यों नहीं आते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कारण हो सकता है कि जैसा कि आपने कहा, आप हमारी प्रशंसा भी किए और फिर जो है हमारे बारे में ये भी कहा कि आप लोग बहुत मेहनत किए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी फाइनल मैच होने वाला है, आप लोग हाँफने लगे हैं। हम लोग पूरा दौड़ रहे हैं सर, पूरा मेहनत भी कर रहे हैं, सब ठीक भी है। लेकिन पिछले ना 15 दिन से जो है मीडिया को गजब चिंता हुई है हमारी। वो लोग कहते हैं कि इतनी ही चिंता हमारी छोड़ करके अगर बिहार के 14 करोड़ लोगों की कर लें, तो आज भी अभी 10 दिन है जिसमें बिहार के लोगों के मुद्दों की बात हो सकती है। मैं देख रहा हूँ कि मैं हर अखबार देखता हूँ, टीवी चैनल देखता हूँ, हालांकि टीवी कम देखता हूँ, फिर भी जितना देखता हूँ सब जगह हेडलाइन यही है, कौन मुख्यमंत्री होंगे, महागठबंधन में क्या चल रहा है, ये उससे नाराज हैं, वो उससे नाराज हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सास बहू का सीरियल चल रहा हो, किसी की बारात निकलने वाली हो, दूल्हा नाराज हो गए हैं, दुल्हन नाराज हो गई है, फूफा नाराज होकर के उस तरफ बैठ गए हैं। ये जो नो न्यूज को न्यूज बना दिया गया है ना, उससे ठीक चुनाव के वक्त में जो जनता के मन में यह बात है कि हम शासन प्रशासन से खुश नहीं हैं और उनके जो मुद्दे हैं वो गायब कर दिए तो आपको गए डाइवर्जन टैक्टिक्स लग रही हैं। है? बिल्कुल लग रही है। और मुझे लगता है ना कि अंग्रेज जाते जाते जो है ना कुछ अपनी विरासत छोड़ के गए हैं। वो करते थे डिवाइड एंड रूल, और आजकल हो रहा है डाइवर्ट एंड रूल। तो मौजूदा जो सरकार है उस वो जो सरकार के सत्ताधारी दल है खिलाफ, उनको विरासत में मिल जाती है। ऊँट का नहीं पता, मूड का पता है, मौजूदा जो सरकार है उसके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। गुस्सा इसलिए है कि इसी पटना की सड़क पे जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, हर महीने जाड़ा गर्मी बरसात भरपूर लाठियां बरसाई गई हैं स्टूडेंट के ऊपर। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो ठीक से हुआ हो। BPSC का एग्जाम हो, किसी डिपार्टमेंट का एग्जाम हो, समय पे एग्जाम नहीं होता है, पेपर लीक हो जाते हैं। फिर स्टूडेंट जब प्रोटेस्ट करते हैं उनके ऊपर डंडे चलाए जाते हैं,
शिक्षक अभ्यर्थियों पे डंडे चलाए गए, आपको जो है डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे स्टूडेंट पे डंडे चलाए गए, बीपीएससी अभ्यर्थियों पे डंडे चलाए गए। तो कोई सा डिपार्टमेंट का एग्जाम नहीं है जो टाइम पे होता है, जो होता है उसका पेपर लीक होता है, और पेपर लीक के विरोध में जब स्टूडेंट आते हैं उनकी पिटाई होती है। किसानों की हालत देख लीजिए, मखाना जो है सुपर फूड हो गया है। आप जब घूमिएगा बिहार, सीमांचल के इलाकों में मखाने की खेती होती है, वहाँ मखाना जो बनाने वाले किसान हैं उनसे पूछिए कि आपका जो सुपर फूड अमेरिका पहुंच गया है, जिसके बारे में जो है मोदी जी आकर के पीआर स्टंट करके गए थे, उनका मखाना कितने में बिक रहा है। आप मजदूरों की तो बात ही मत कीजिए। यहाँ अगर मजदूरी मिल रही होती, अगर मजदूर यहाँ पे काम पा रहे होते, तो पूरे देश और पूरी दुनिया में जाकर के बिहारी क्यों नौकरी कर रहे होते, उनको पलायन क्यों करना पड़ता। अब मैं कैग की रिपोर्ट बताता हूँ, मेरे घर में मैंने तैयार नहीं किया है। कैग की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में सबसे वर्स्ट हेल्थ सिस्टम अगर कहीं पे है तो बिहार का है। पटना में भी एम्स है, आप पटना आए हैं, वापस जब आप दिल्ली जाइएगा, पटना में एम्स होने के बावजूद दिल्ली के एम्स के बाहर बिहारी जो है वो पॉलिथीन बिछा करके जो है ना इस कड़कती सर्दी में जो है ना वहाँ इलाज कराने के लिए पड़े हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में कई गुना वृद्धि हुई है। और मैं आपको बता दूं, कुढ़नी में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, और जब उस बच्ची को पीएमसीएच में लाया गया तो उसके लिए बेड नहीं था। अजीबो गरीब तरह के खबर आते थे पिछले 5 साल में। बिहार में शराब बंदी है, लेकिन चूहा को फ्रीज में शराब मिल रहा है, वो भी थाने में। आईसीयू की हालत यह है कि मरीज को पानी मिले न मिले, चूहा मरीज का पाँव कुतर देता है। जहाँ पे नदी है वहाँ पे पुल नहीं है, और जहाँ पे पुल बना है वो या तो टूट जाता है या चोरी हो जाता है। विकास के नाम पे पिछले 20 साल में इस प्रदेश में सड़कें बनी हैं टोल वाली, और पुल बनी है टूटने वाली। यही हुआ है 20 साल में। इसके बाद भी ऊंट किस ओर बैठेगा वो तो बिहार की 14 करोड़ जनता तय करेगी। मूड हमको पता है कि लोग सरकार बदलना चाहते हैं। आपके माध्यम से बिहार के लोगों को यही कहना चाहते हैं, देखिए अगर सरकार से खुश हैं तो आप खूब मजा लीजिए। डबल इंजन चाहे धुआं फेंकते फेंकते जो है ना सबसे जो है पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण बन जाए, फिर भी ये आप बेकार बीमार सरकार को रखिए। लेकिन अगर आप नाखुश हैं तो आपके सामने एक विकल्प है। विकल्प है बदलाव का, विकल्प है नौकरी का, विकल्प है अच्छी शासन प्रशासन की व्यवस्था का, विकल्प है एक नई सरकार का। और लोकतंत्र में सरकार को बदलना जो जरूरी होता है, उस जरूरी बात को लागू करना। लेकिन नहीं, आपने दरअसल मुद्दों को जिस तरीके से रखा, आर्टिकुलेट तरीके से, सारी चीजें ठीक है, रख भी रहे हैं और अभी से नहीं पहले से रखते चले आ रहे हैं। लेकिन चुनाव आते आते ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके के हमलावर तेवर आप दिखा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कुछ नेता दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो थोड़ा सा हो सकता है रणनीतिक उनकी सोच हो। हम नहीं दिखा रहे हैं, हमको बड़ी संवेदना है नीतीश जी से, बड़ी संवेदना है, ईमानदारी से ऑन कैमरा कह रहे हैं। तेजस्वी भी पूरी संवेदना ही दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ बहुत मैं तो चाहता बोलने हूँ को कि तैयार नहीं पूरे है। बिहार को नीतीश जी से संवेदना हो। पूछिए क्यों। नहीं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि 20 साल में बिहार को इस स्थिति तक कहाँ पहुंचा दिया गया, और दूसरी तरफ उनके साथ संवेदना भी हो। ये हम उन पर सवाल उठा रहे हैं। ओके, लेकिन उनका संस्कार करने का कार्यक्रम भाजपा बनाई हुई है, ओके, इसीलिए जो है मुझे उनसे संवेदना है। उनका संस्कार करने का कार्यक्रम क्या है कि जो शिंदे के साथ हुआ वो नीतीश जी के साथ होगा, अगर एनडीए को बहुमत आई तो। अगर आपके हिसाब से ऊंट अगर दक्षिण दिशा में बैठ रही है, अगर ऐसा हुआ तो फिर उनका वही होगा जो शिंदे का हुआ था। एक फर्क है, वहां पर शिंदे साहब पहले आए, शिवसेना बाद में तोड़ी गई। यहाँ जेडीयू पहले आ गई है, नीतीश जी बाद में निपटाए जाएंगे। अगर गलती से एनडीए को, और ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ, सेव करके रखिएगा, गलती से अगर एनडीए की बहुमत आई तो बस शपथ ही लेंगे नीतीश जी थोड़े समय के लिए, भाजपा मुख्यमंत्री बनाएगा। क्यों मुख्यमंत्री बनाएगा? क्योंकि भाजपा के जो नेता हैं, नेता कहना तो छोटी बात होगी, ईश्वर के जो अवतार हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ठीक है, उस ईश्वरीय अवतार ने ये तय किया है कि सारा देश तो दे ही दिए हैं, जिसको विपन्न राज्य कहते हैं उसकी जमीन भी जो है ना उसके राज्य के पास नहीं छोड़नी है, उसका कार्यक्रम बना दिया गया है। तो अगला चारागाह उनके प्रिय मित्र का चरने के लिए वो बिहार होने वाला है, और उसकी जो है ना पूरी की पूरी तैयारी, पूरा का पूरा स्क्रिप्ट लिख दिया गया है। 1 रुपए प्रति एकड़ में, बिहार में हम लोग लेमन जूस खाते थे वो भी नहीं मिलता है 1 रुपए में। 1 रुपए प्रति एकड़ में जो उनको हजारों एकड़ जमीन दी गई है, और लैंड सर्वे कराया जा रहा है। जितनी गैर मजरूआ जमीन है, मतलब जिसका मालिकाना हक अल्टीमेटली सरकार के पास है, उन जमीनों को चिन्हित करके ये प्रिय मित्र जो है अपना फूड पार्क खोलेंगे, अपना सोलर पार्क खोलेंगे,
और बिहार के भी संसाधनों का दोहन करेंगे। ये कार्यक्रम बना लिया गया है। अब बिहार के लोगों को ये तय करना है कि बिहार के संसाधनों पर बिहार के लोगों का पहला हक होगा कि प्रधानमंत्री जी के गुजराती मित्र के हैंडओवर सब कुछ कर दिया जाएगा। इसका फैसला इस चुनाव में होना है। कन्हैया, इसलिए नीतीश जी भी हम हमलावर नहीं है, हमको सिंपैथी है, कम से कम बिहार का आदमी तो है। हाँ, लेकिन कन्हैया अमित जब शाह करके बताइए, एक पपेट मुख्यमंत्री बिठा करके कठपुतली सरकार चलाए दिल्ली से, जैसे बीसीसीआई चला रहा है उसका बेटा, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगा ना बिहार जैसे राज्य के लिए। पर मेरा इसमें एक सवाल है, मतलब अगर आप गुजराती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं, अमित शाह को बता रहे हैं, कन्हैया बिहार से जाते हैं जेएनयू जैसे संस्थान में, अपनी प्रतिभा, अपने बूते वहां पर चुनाव जीत कर आते हैं। प्रतिभा है चोरी करना? नहीं, मैं भाई आपको बता रहा हूँ कि मैं आप तो बात एग्जाम दे करके वहां गया था, एंट्रेंस दिया, ऑल नहीं, इंडिया लेकिन मेरा रैंक तमाम 1 ऐसे था। नेता ये हैं तो जो चोरी है, इस चोरी में क्या प्रतिभा नहीं, है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी, ये लोग गुजराती मानेंगे या देश के मानेंगे? क्योंकि मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहाँ का मानेंगे? उनको हम देश का मानते हैं, हम्म, लेकिन क्या है ना कि वो देश को अपनी संपत्ति मानने लगे हैं। फर्क है ना। आप देश को अपना देश मानते हैं, देश को अपनी संपत्ति थोड़ी मानते हैं। देश की संपत्ति तो पूरे देशवासियों की संपत्ति है ना। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी देश की संपत्ति को अपने दोस्त की संपत्ति मानते हैं, ये फर्क है। इसीलिए आप उदाहरण दे रहे हैं आजादी के आंदोलन का, जहां बोला गया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये आजादी के बाद की पीढ़ी है, ये कह रही है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। ये फर्क है ना इसमें। नहीं, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, बताओ क्या नहीं, हुआ क्या वो आए यहाँ आकर के बिजनेस करें, वो आए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बने, इसमें दिक्कत नहीं है, इससे हमको कोई समस्या नहीं है। समस्या हमको इस बात से है कि क्या देशवासियों का हक देश की संपत्ति पे होगा कि नहीं होगा, कि सारा माल समेट करके जो है दोस्त की तिजोरी में पहुंचा दिया जाएगा। मुझे इस मॉडल से दिक्कत है। और ये मॉडल जो है सिर्फ भारत का मॉडल नहीं है, दुनिया भर का मॉडल है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, सोशलाइजेशन ऑफ लॉस। कर्जा माफ करना होगा तो राष्ट्रीय बैंक के पैसे से कर्जा माफ कर देंगे, और जब बेचना होगा पोर्ट और एयरपोर्ट तो औने पौने दाम में जो है वो एयरपोर्ट बेच दिया जाएगा। मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ, और ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। 5 किलो अनाज लेने वाले लोग 80 करोड़ हैं इस देश में। उस देश में जिसकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो गई है, तो किसकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हुई? ये 5-5 समझ रहे हैं आप? 5 साल के लिए सरकार बनती है, 5 साल के लिए जो है हर जगह जो है लोकल बॉडी से लेकर के विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक की सरकार बनती है। और 5 साल में जो सरकार बनती है 5 साल के लिए, वो 5 किलो अनाज को दे करके कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। उसी मुंह से वो दूसरी बात कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की बन गई। तो किसकी बनी? उनके ही 5 दोस्त की बनी है ना। हम इस प्रोपोजिशन को आपके सामने रख रहे हैं। आए बिजनेस करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी बाहर जाकर के काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अव्वल खुश होते हैं कि जो है महात्मा गांधी बिहार आए, और जो है वो चंपारण से उन्होंने मोहनदास थे वो यहाँ पे गांधी हो गए आकर के, सिद्धार्थ आए थे बुद्ध बन गए यहाँ पे, आए वो। लेकिन ये ना कहें कि जो है ना वो हमारे कल्याण के लिए आए हैं। वो एक बिजनेस डिजाइन के तहत आए हैं कि भाजपा को पहले चंदा देते हैं, उस चंदा से जो है भाजपा चुनाव जीतती है, फिर भाजपा जब सरकार बना लेती है तो उसको जो है ना देश की संपत्ति, राज्य की संपत्ति हैंडओवर कर देती है। अब अदानी जी पहले से बंबई में रह रहे थे, माफ कीजिएगा मुंबई में रह रहे थे, ठीक है, लेकिन धरावी कैसे ले लिए, इस पे प्रश्न नहीं पूछा जाए। कोई मुंबई से थोड़ी उनको भगा रहा था, मुंबई में वो रह रहे थे, लेकिन धारावी जो है किस हक से ले लिए, ये खेल तो समझना पड़ेगा ना, इस पे बात तो करनी पड़ेगी ना। इस देश के 140 करोड़ लोग, उनकी माली हालत क्या है, वही तो देश की माली हालत होगी ना। कि प्रधानमंत्री के दोस्त की माली हालत से देश की माली हालत निकाली जाएगी। जिस राज्य में लोगों के पास, भूमिहीनों के पास 2 डिसमिल जमीन नहीं है, वहां आप अपने एक दोस्त को हजारों एकड़ जमीन 1 रुपए प्रति एकड़ में दे दिए हैं। ये तो देखना पड़ेगा ना सर। दरअसल ये जो मुद्दे आप उठा रहे हैं कि उद्योगपतियों का ज्यादा साथ देना, उनको अलग से फेवर करना, उसी को सब कुछ दे फेवर करना, ये कह रहे ठीक है। लेकिन जब आप बाहरी और बिहारी की जब बात करते हैं, सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ, अभी आपकी पार्टी में यहाँ प्रभारी बन के आए कृष्णा अलगरू, अब वो आए तो कहा गया कि देखिए आपकी पार्टी के अंदर से आवाज उठी, इसी सदाकत आश्रम में, जहां से कोशिश की गई कि कांग्रेस एक अच्छा मैसेज देकर निकले, वहां पर टिकट चोर गद्दी छोड़। आप जो कह रहे थे कि मीडिया दिखा रहा, मीडिया तो
दिखा रहा, लेकिन तख्ती लेकर जो बैठे हुए थे उसमें आपको भी पता है कि कांग्रेस के तमाम पूर्व विधायक, एमएलसी और यहाँ तक कि जो एआईसीसी के मेंबर हैं वो तक बैठे हुए थे, और वो भी यही कह रहे हैं कि वो बाहर से आया हुआ व्यक्ति बिहार की जो बहुत गूढ़ राजनीति नहीं समझ पाता। तो ये जो मेरा ये विभेद वाली जो राजनीति है इस देश में, उसको लेकर मैं प्रश्न उठा रहा हूँ कि ये मतलब फिर मॉलिक्यूल आखिरी तक टूटेगा ना, विखंडन की प्रक्रिया आखिरी तक जाएगी ना। बिल्कुल विभेद नहीं होना चाहिए। हम्म, भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता सब अक्षुण्ण रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो होमोजेनिटी है, उस होमोजेनिटी के नाम पर कोई अगर सिसक रहा हो, उसकी सिसकियां भी तो सुनी जाए। हम कह रहे हैं कि बिहार जैसे राज्य में, जो ऑलरेडी एक पिछड़ा राज्य है, उसके संसाधनों पर क्या बिहार के लोगों का पहला हक नहीं होना चाहिए? आप ये सोचिए ना कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं। प्रधानमंत्री गुजरात में जाकर के टेक्नोलॉजी पार्क पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, इधर आकर के क्या बोलते हैं, कट्टा, पाकिस्तान। ये क्या है? आप सोचिए ना कि आप बिहार जैसे प्रदेश में आए हैं, अरे आप बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं ना, आपकी प्राथमिकता कैसे बदल जाती है? यहाँ आकर के आप कट्टा बोल रहे हैं, आज के भाषण में कह रहे थे पाकिस्तान बोल रहे हैं। बताइए, लोगों को नल में नहीं मिल रहा है साफ पानी, और वो चुनाव में आकर के कह रहे हैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी। ये तो गलत बात है ना, इस पे बोला नहीं जाए क्या? और रही बात हमारी पार्टी में किसी के ऊपर आरोप लगने का, अच्छी बात है, कम से कम लोकतंत्र में इतनी जगह तो है कि कोई किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है। लेकिन खुलेआम विधायक जो चुरा रहा है, सीएम चुरा रहा है, उसकी पार्टी के दफ्तर के बाहर कभी किसी को कहे देखे बोलते हुए, कहते हुए कहे कि विधायक चोर गद्दी छोड़? अच्छा, मैं ये फर्क होता है, ये वर्किंग कल्चर का और पार्टी का जो बेसिक आइडियोलॉजी है उसका ये डिफरेंस होता है। कन्हैया, आप चूंकि बहुत खुलकर बोलते हैं और मुझे लगता है कि कई बार मतलब आप हिचकते नहीं तमाम जटिल मुद्दों पर भी। मैं ईमानदारी से आपसे पूछना चाहता हूं कि 16 महीने 17 महीने आपके साथ भी सरकार रही नीतीश कुमार की, तो वो उस दौरान क्या कुछ आपको लगा था कि ये परिवर्तन हुआ, और जो बिहार या पटना में कुछ परिवर्तन जैसे हम लोग को आगे कॉस्मेटिक ही आप कह सकते हो दिखाई पड़ता है पहले की तुलना में? अगर मैं आपसे सीधे सीधे पूछूं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, इन दोनों में अगर हम तुलना करें तो किसके शासन को आप ज्यादा नंबर देंगे? नहीं नहीं, परिवर्तन तो अवश्यम भावी है ना सर, लेकिन कंपैरिजन करने का जो ये तरीका है ये गलत है कि आप एक हाथ में केला ले लें, दूसरे में सेब, और कहें कि दोनों का कंपैरिजन ये करके दोनों ही दिखाएं। मुख्यमंत्री रहे, एक ही राज्य है, अलग अलग अरे राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं दोनों, मैं, गुजरात के और बिहार के मुख्यमंत्री में तुलना नहीं कर रहा हूँ, यही के लोगों अच्छा में तो बात कर एक रहा काम हूँ। करते हैं, जी, पहले हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की तुलना करते हैं। करिए, आप करिए, मुझे उसमें कोई आपके आपत्ति नहीं। आपकी राय में अटल बिहारी वाजपेयी ज्यादा अच्छे आदमी थे कि नरेंद्र मोदी ज्यादा अटल अच्छे, बिहारी वाजपेयी ज्यादा अच्छे आदमी थे? व्यक्ति के तौर पे और नेता के तौर पे हर लिहाज से वो बड़े थे। ठीक है, और दोनों में से किसके समय में ज्यादा विकास हुआ था? किसके समय में ज्यादा विकास हुआ? शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हो गई थी, अब उसमें जो प्रगति का पथ शुरू हुआ तो वो हुआ, और उसके बाद यूपीआई उसने भी किया। मेरा बिल्कुल यही जवाब है हम्म, आपके लिए हम्म। कि लालू जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके तो समय मैं में उधर बैठूं, आप इधर बैठेंगे? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, मेरा मेरा हर हर इंटरव्यूअर से यही सवाल है कि परिवर्तन तो होता ही है ना। अब मेरे बाल उड़ गए हैं तो प्रधानमंत्री इसका क्रेडिट ले लें कि मेरी वजह से जो है नौजवानों के बाल उड़ रहे हैं, जैसा वो क्रेडिट ले रहे थे कि हमने डेटा सस्ता कर दिया है, आप रील बनाइए। कन्हैया, आप इस सवाल से थोड़ा सा भाग रहे हैं, नहीं, आप हम भागने भाग वाले नहीं कभी रहे। नहीं रहे, मैं नहीं, इसलिए मतलब मैं क्योंकि मैं ये सवाल सबसे नहीं, पूछता भी इसलिए नहीं मैं हूँ। इस सवाल का जवाब 20 50 बार दे चुका हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये है ना कि 90 से बाहर आया जाए। बार बार जो है लोग मुझे 90 में ले जाने की कोशिश करते हैं और मैं बार बार 2025 में लौट आता हूँ। मेरी बस इतनी सी कोशिश है। आपका एक बयान बड़ा वायरल हुआ था, उस बयान पे मैं समझना चाहता हूँ कि क्या वो, क्योंकि आजकल समझ में नहीं आता कितना अश्वत्थामा हतो नरुवा ना कुंजरो तो नहीं हो गया, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि अडानी यहाँ पे अगर सड़कें बनेंगी पानी यहाँ से चोरी करके ले जाएगा। जेएनयू का इतना ब्राइट स्टूडेंट और जिसका इतना नाम है, युवा पीढ़ी का जो चेहरा है, ये तो मुझे बंसी उनका देवीलाल का वो बयान याद आ गया कि बोले कि भाई जो है पानी से करंट निकाल लेंगे, और करंट निकाल लेने के चक्कर में वहां काफी कुछ हो गया था। मुझे उससे थोड़ा मिलता जुलता बयान लगा था, ये कहीं आधा अधूरा तो नहीं था? इसको भी अगर हो तो स्पष्ट कर दिया जाए। अधूरा तो था ही, लेकिन मैं ब्राइट नहीं हूँ, सिंपल स्टूडेंट हूँ। बयान अधूरा है वो, हमने ये नहीं कहा। मेरा मानना है जेएनयू में बहुत साधारण स्टूडेंट नहीं पहुंच पाता है, वहां पर कुछ नहीं तो नहीं विशिष्टता नहीं नहीं, होती ऐसा होगी। नहीं है, वहाँ सब सब भाषा की पढ़ाई होती है, वहाँ जो है उर्दू, संस्कृत, नहीं, फारसी। मेरा नहीं हो पाया था ना, इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ ज्यादा अच्छे लोग गए होंगे, मैं बहुत साफ साफ कह कोई देता हूँ बात आपसे। नहीं है,
जो बीत गई सो बात गई, माना कि बेहद प्यारा था, जाने दीजिए पानी निकल गई, उनके यादों में खोए रहने का क्या फायदा जो खुद ही हमको याद नहीं करते हैं। ये सब का कोई ये नहीं है, ब्राइट स्टूडेंट नहीं है, एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन वो बयान अधूरा है, हम ये नहीं कह रहे थे। हम मेरा पूरा बयान ये था कि अव्वल तो आप कहते हैं कि बिहार में कुछ है ही नहीं, बिहार में कुछ नहीं है, तो बिहार में अगर कुछ नहीं है तो ये चौड़ी चौड़ी सड़कें हजारों करोड़ खर्च करके क्यों बनाई जा रही है? कुछ तो होगा बिहार में। हमने कहा था कि बिहार में वो है जिसकी मारा मारी पूरी दुनिया में होने वाली है या हो रही है। बिहार में पानी है, बिहार में जमीन है, बिहार में जो है खेती है, और खास करके उन चीज़ों की खेती है जिसकी खेती दुनिया में बहुत बिरले होती है, जैसे चिकना है, कोदो है, मरुआ है, बगुला है, आपको ये कई तरह की जो है धान की किस्में हैं, मखाना है, तीसी है। ये सब हम ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो आजकल, ये पहले गरीबों का खाना हुआ आजकल करता ट्रेंड था, में है, आजकल अब ये जो है बेचारे हेल्दी गरीब फूड के है। पास ये हाथ नहीं लगने वाला है। ये अब सब जो है वो दिल्ली में वो कौन सा एक मॉल है, वहाँ पे लीला पैलेस के बगल में एक मॉल है, ऐसे ही देखने चले जाइएगा, खरीद तो नहीं पाइएगा, या हो सकता है खरीद लें, मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं खरीद पाइएगा। वहाँ जो आइटम बिक रहा है ना, वो पैदा बिहार में हो रहा है। हमने कहा कि बिहार में ये सारी चीजें हैं, तो ये कहना कि जो है बिहार में कुछ नहीं है, ये गलत बात है। और बिहार के रिसोर्सेज के दोहन करने के लिए ही ना ये चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जा रही है। नहीं तो आप हमको बताइए ना, सड़क तो गांव के ऊपर से निकल जाती है, गांव वाले उस सड़क पे जा नहीं सकते हैं। वो तो नील गाय है कि जो है ना वो क्रॉस करके, फेंसिंग क्रॉस करके रोड पे आ जाती है, इंसान तो नहीं आ सकता। अच्छा, बस आखिरी सवाल, चूंकि ज्यादा समय नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग कतार में आपसे बात करने के लिए, तो मैं सबका गुस्सा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि आपके बाद तो मुझे अपने दोस्तों साथियों को भी झेलना है। तो आखिरी सवाल सिर्फ ये मुझे आपसे, हाँ झेलना है, क्योंकि नाराज होंगे कि आपने सारा समय ले लिया, क्योंकि आपकी टीआरपी बहुत है ना। आपके तरह का ही मनोभाव जो है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हो कि वो भी अपने दोस्त को झेल रहे हो, तो जल्दी उससे जो है मुक्ति लें। चलिए, खैर नहीं, बस मेरा प्रश्न आपसे सिर्फ इतना ही है आखिरी में कि ये चुनाव जो है, आपको लगता है कि इसमें कांग्रेस, खासतौर से जो आपकी पार्टी है, ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि फिर कहा जा रहा है कि 32 में से वो फिर 29 सीटें दे दी गई हैं, जिसको कांग्रेस चाहती थी कि सारे सहयोगियों में बांटा जाए। तो -29 कह के जो कांग्रेस के जुड़े हुए विश्लेषक हैं, वो कह रहे हैं कि भाई -29 61 में पहले कर दी, 9 सीटों में आपने फ्रेंडली फाइट कर दी, तो क्या बंटवारा कहीं अन्यायपूर्ण हो गया है और कांग्रेस पे फिर से ठीकरा फोड़ने की कोशिश हो रही है? जो हो गया सो हो गया, वो तो होगी भी, ऐसे भी होगी। देखिए कांग्रेस क्या है ना, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ आप किसी पक्ष के साथ और किसी कोने, किसी दिशा से जो है खड़े रह सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ओल्ड ग्रैंड पार्टी है, उसके बारे में बहुत कुछ कहा और सुना जाता है, और डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी है जो सुन भी लेती है। तो वो जो कहा जाएगा, सुना जाएगा, वो अलग बात है। अब जो हो गया सो हो गया। हमारी कोशिश ये है कि न सिर्फ अपनी सीटों पर बल्कि घटक दल की सीटों पर भी मेहनत की जाए और हम अपना स्कोर कार्ड बेटर करें, स्ट्राइक रेट बेटर करें और महागठबंधन की सरकार बनाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। चलिए, देखिए, मैं कन्हैया से बातें तो बहुत करना चाहता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि कन्हैया से कुछ सवाल वैसे पूछे जाते हैं जो टीआरपी के लिहाज से होते हैं और वो उस पे अपनी शैली में जवाब देते हैं। मुझे लेकिन इसमें कोई आपत्ति नहीं, मैं ऐसे ही बात करूंगा, कुछ मुद्दों पर बात करने की कोशिश करता रहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।